हेलो। हाँ, चलिए आ जाइए। चलाया जी, चलाया। का है पहले से का इन चल रहा था? है? हट, मारेंगे हम, मुंह तोड़ देंगे। तो अभी का बंद हो गया? चलिए आ जाइए। बना लिए? आइए। पहला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड़ आरंभ किया? किस गवर्नर जनरल ने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड़ आरंभ किया? त्रिपक्षीय त्रिपक्षीय गठजोड़ आरंभ किया। इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए कैसे, तो समझिए। देखिए, मैसूर मैसूर के एक शासक हुए हैदर अली, और हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका बेटा टीपू सुल्तान मैसूर का दूसरा शासक हुआ। मैसूर के शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध को इतिहास में आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं। और कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, द्वितीय 1780 से 84, तृतीय 1790 से 92 और चतुर्थ 1799। चतुर्थ 1799। तो इसमें तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, अगर हम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, यह युद्ध 1790 से 1792 के दौरान हुए थे। यह युद्ध 1790 से 1792 के दौरान हुए थे। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 1792 के दौरान हुए थे, इस युद्ध के दौरान अगर देखा जाए तो एक तरफ टीपू सुल्तान युद्ध लड़ रहे थे, दूसरी तरफ अंग्रेज युद्ध लड़ रहा था। लेकिन इस युद्ध में अंग्रेजों का साथ मराठा पेशवा ने दिया। इस युद्ध में अंग्रेजों का साथ हैदराबाद के निजाम ने दिया। हैदराबाद के निजाम ने दिया। इस युद्ध में अंग्रेजों का साथ मराठा पेशवा और हैदराबाद के निजाम ने दिया। अर्थात इस युद्ध में एक तरफ त्रिपक्षीय संधि के तहत हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा अंग्रेजों का साथ दे रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ टीपू सुल्तान अकेले युद्ध लड़ रहे थे। तो स्वाभाविक सी बात है, पलड़ा किसका भारी होगा? तो पलड़ा भारी होगा आपको अंग्रेजों का, क्योंकि अंग्रेजों का साथ हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा दे रहे थे। इसी वजह से अंग्रेजों का पलड़ा भारी था। और अंततः इस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अगर देखा जाए
तो इस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और टीपू सुल्तान की हार हुई। टीपू सुल्तान की हार हुई। और जब यह युद्ध हुआ था तो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का कार्यकाल है 1786 से 1793, 1786 से 1793, और 1786 से 1793 के बीच में ही आता है 1790 से 1792, जिस अवधि के दौरान तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड़ युद्ध लड़ रहा था, जिसमें अंग्रेज, मराठा, पेशवा और हैदराबाद के निजाम शामिल थे। बात स्पष्ट हुआ। और इसी युद्ध को जीतने के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या कहा था, सुनिए। इसी युद्ध को जीतने के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह कहा कि मैंने अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बगैर ही अपने शत्रु को पंगु बना दिया। यहां पर मित्र शब्द का प्रयोग कॉर्नवालिस, मराठा, पेशवा और हैदराबाद के निजाम के लिए कर रहा था, और शत्रु शब्द का प्रयोग टीपू सुल्तान के लिए कर रहा था। और इस युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत हुई। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुई है। और उस श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत टीपू सुल्तान के संपूर्ण साम्राज्य का 50% साम्राज्य, टीपू सुल्तान के संपूर्ण साम्राज्य का 50% साम्राज्य श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत जो है टीपू सुल्तान से ले लिया गया। टीपू सुल्तान से ले लिया गया। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। मतलब नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य कौन पहाड़ी स्थित है? विंध्य पर्वत, सतपुड़ा श्रेणी, राजमहल पहाड़ी और अरावली पहाड़ी। तो इसमें देखिए, ध्यान दीजिएगा गुरुजी लोग, नर्मदा और ताप्ती। देखिए, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, और ये आपको नर्मदा नदी है। ये आपको नर्मदा नदी है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश में बहने के बाद गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात के तट पर अपना जल गिरा देती है खंभात की खाड़ी में। नर्मदा नदी के आप उत्तर जाइएगा तो विंध्य पर्वत श्रेणी आपको मिलेगा। विंध्य, ये विंध्य पर्वत श्रेणी है, विंध्य पर्वत श्रेणी है। और इससे और उत्तर जाइएगा, उत्तर पश्चिम जाइएगा तो आपको राजस्थान में यहां मिलेगा अरावली, राजस्थान में मिलेगा अरावली पर्वत। और फिर नर्मदा के दक्षिण आइएगा तो आपको मिलेगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। नर्मदा के दक्षिण आइएगा तो आपको मिलेगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और सतपुड़ा के अगर आप दक्षिण आइएगा तो आपको मिलेगा ताप्ती नदी। कौन नदी मिलेगा आपको? ताप्ती। कौन नदी मिलेगा? ताप्ती नदी, ताप्ती नदी मिलेगा। तो नर्मदा के उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणी, नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी। तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है आपको सतपुड़ा, सतपुड़ा। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि नर्मदा और ताप्ती के बीच जल विभाजक के तौर पर काम, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच जल विभाजक के तौर पर काम करती है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इसके बाद ऑप्शन में जो राजमहल की पहाड़ी है, राजमहल की पहाड़ी का विस्तार जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल में, झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। तो आशा करते हैं आपको आंसर मिल गया होगा। नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पर्वत श्रेणी है? तो आंसर हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी। आंसर क्या हो जाएगा? सतपुड़ा श्रेणी। आगे, राज्यपाल के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है मतलब कौन सा कथन गलत है? 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और 4 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट राज्यपाल के संदर्भ में सही नहीं है, मतलब राज्यपाल के संदर्भ में गलत है। और राज्यपाल के संदर्भ में जो गलत स्टेटमेंट है उसी को चूज करना है और वही जो है आपका उत्तर हो जाएगा। तो अब यहां पर देखते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही इसका आंसर हम लोग देखते हैं। पहला,
राज्यपाल की शक्तियां बहुत व्यापक है, लेकिन व्यवहारतः वह एक संवैधानिक प्रधान ही है। देखिए, संविधान को अगर आप पढ़ेंगे ना तो लगेगा सारा पावर राज्यपाल को ही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि भले संविधान ने सारी शक्तियां राज्यपाल को दे दी हो, लेकिन राज्यपाल के सब काम को करता कौन है? तो राज्यपाल के सब काम को करता है मुख्यमंत्री। और यही वजह है कि राज्य के संदर्भ में संवैधानिक प्रमुख, राज्य के संदर्भ में संवैधानिक प्रमुख होता है आपको राज्यपाल, और वास्तविक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो ये बात सही है कि राज्यपाल की शक्तियां बहुत व्यापक है संवैधानिक तौर पर, लेकिन व्यवहारिक रूप में जो है वैसी बात नहीं है। सही है ये। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, वह पहले मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, बाद में मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 को पढ़िए। आप जब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 को पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 164 यह कहता है कि विधानसभा के चुनाव में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त करेंगे राज्यपाल। और अनुच्छेद 164 ही आगे यह भी स्पष्ट करता है कि मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे राज्यपाल, और मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, वही मंत्रीगण सबको मिलाकर तो बनता है राज्य मंत्री परिषद। मतलब मुख्यमंत्री सहित राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। एकदम से यह भी सही है अनुच्छेद 164 के अनुसार। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह प्रशासन के संबंध में किसी प्रकार की सूचना मुख्यमंत्री से मांग सकता है। हाँ, आप पढ़िएगा राज्यपाल के कार्य अधिकार शक्ति को। राज्यपाल मुख्यमंत्री से हर प्रकार की सूचना मांग सकता है, और मुख्यमंत्री राज्यपाल को सूचना देंगे, देना जरूरी है और देंगे, क्योंकि संवैधानिक प्रमुख तो राज्य का भी राज्यपाल ही होता है। संवैधानिक प्रमुख तो राज्य का भी कौन होता है? राज्यपाल ही होता है। तो एकदम देना जरूरी है, एकदम से देना जरूरी है। तो सही है ये भी। किसी मंत्री को पदच्युत करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है, गलत है एकदम। किसी मंत्री को पदच्युत करने का अधिकार भी राज्यपाल को है, लेकिन हां ध्यान रहे, राज्यपाल किसी भी मंत्री को पद से अपनी मर्जी से नहीं हटाते हैं, बल्कि मुख्यमंत्री के सलाह हटा सकते हैं, एकदम हटा सकते हैं। तो गलत है, गलत को ही चुनना था। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? डी। भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में किसने कहा था कि जब वे किसी सभा में पहुंचते हैं, पुरुषों की सांसें रुक सी जाती है, स्त्रियां कुछ घबरा सी जाती है। मतलब एक प्रकार से कहने का मतलब यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का इतना धौंस था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का इतना धौंस था कि जब भी वो किसी भी सभा में पहुंचते थे तो लोग जो है घबरा जाता था। तो ये स्टेटमेंट जो है श्रीनिवास अयंगर के द्वारा दिया गया है, के आर श्रीनिवास अयंगर के द्वारा। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, सही है या गलत? एकदम सही है। राजस्थान में अरावली है और अरावली की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, 1722 मीटर, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, सही है। प्रद्वीपीय भारत अथवा दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। मतलब दक्षिण भारत की सबसे चोटी महेंद्रगिरी है जी? नहीं। अगर प्रद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की हम बात करें तो जो प्रद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाई मोदी।
जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, 2695 मीटर, 2695 मीटर। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर अनाईमुदी है? नहीं, गलत है ये। पूर्वी घाट, देखिए आपको भारत है, भारत के दक्षिण में पूर्वी भाग में पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है, दक्षिण पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है। ये जो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जिंदागढ़ा, जिंदागढ़ा जो कि आंध्र प्रदेश में है, जिंदागढ़ा जो कि आंध्र प्रदेश में है। लेकिन अगर जिंदागढ़ा ऑप्शन में ना हो तब आपको जाना होगा महेंद्र गिरी के साथ, तब आपको जाना होगा महेंद्र गिरी के साथ, महेंद्र गिरी के साथ जाना होगा। समझ गए? तो अब बताइए, केवल एक कौन सुमेलित नहीं है? ये क्या है जानते हैं? पवन है और देश है। कौन पवन कौन देश में बहती है? चिनूक यूएसए में बहती है। हाँ, चिनूक यूएसए में बहने वाली एक गर्म पवन है और इसे हिमभक्षी पवन भी कहा जाता है, क्योंकि हिम यानी बर्फ, बर्फ को सुखाने का काम जो है चिनूक पवन करती है। बर्फ को गलाने का काम, सुखाने नहीं, बर्फ को गलाने का काम, सॉरी, बर्फ को गलाने का काम चिनूक पवन करती है। तो इसी वजह से चिनूक पवन को जो है हिमभक्षी पवन भी कहा जाता है। सिराको सिसली सही है। बिलिजार्ड चिली नहीं, बिलिजार्ड यूएसए और कनाडा की पवन है, यूएसए और कनाडा की पवन है बिलिजार्ड, और बिलिजार्ड यूएसए और कनाडा की ठंडी पवन है, बिलिजार्ड यूएसए और कनाडा की ठंडी पवन है। तो चिली नहीं बल्कि यूएसए और कनाडा। नार्वेस्टर भारत सही है। देखिए ऐसे तो नार्वेस्टर न्यूजीलैंड की गर्म पवन है, लेकिन नार्वेस्टर की कुछ शाखाएं भारत में भी बहती है। नार्वेस्टर की शाखा को ही भारत के पश्चिम बंगाल में हम लोग काल बैसाखी कहते हैं, काल बैसाखी कहते हैं। तो नार्वेस्टर को भारत के संदर्भ में भी जो है आप लेकर के चल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो आंसर हो जाएगा सी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज दरबार में सिजदा तथा पाबोस परिपाटी का प्रचलन सल्तनत कालीन शासक बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। सही है या गलत? सही है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। सिजदा और पाबोस का मतलब क्या होता है और बलबन ने इसे शुरू क्यों किया, दोनों बात को समझिए। सिजदा, सिजदा का मतलब होता है सर झुकाना। सिजदा का मतलब क्या होता है? सर झुकाना। और पाबोस का मतलब होता है पैर को चूमना। देखिए आप सब लोग जानते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह, इल्तुतमिश और फिर रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान तक तो शासक सब ठीक ठाक था, लेकिन रजिया सुल्तान के बाद एकदम नालायक निकम्मा टाइप का, नालायक और निकम्मा टाइप का शासक पैदा हुआ 1240 से 1266 तक। रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 1240, 1240 से 1266, मतलब लगभग 26 बरस। और 1266 में तो बलबन शासक बन गए। फिर जब बलबन शासक बन गए तो बलबन तो महान था, शक्तिशाली था, योग्य था, दूरदर्शी था। तो जो 1240 से 1246 के बीच का अवधि है, इस अवधि के दौरान एकदम नालायक निकम्मा टाइप का शासक सब पैदा हुआ, जो सुल्तान के गद्दी के लिए फिट नहीं बैठता था, लेकिन फिर भी सुल्तान बना। तो इस अवधि के दौरान 1240 से 1246 के बीच जो अयोग्य शासक सब बैठे, जिसने सुल्तान के महत्व को कम कर दिया। तो जब 1266 में बलबन सुल्तान बने, तो बलबन ने सुल्तान की गद्दी के महत्व को बढ़ाने के लिए सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की, और उन्होंने यह घोषणा किया जो भी सुल्तान के दरबार में कदम रखेगा सबसे पहले सिजदा करेगा, मतलब सर झुकाएगा, और सुल्तान के पैर को जाकर के चूमेगा। सुल्तान के पैर को जाकर के क्या करेगा? चूमेगा। मतलब इससे सुल्तान का महत्व बढ़ेगा। तो बलबन सुल्तान के पद के महत्व को बढ़ाने के लिए ही सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत जो है आपको किया था।
तो एकदम सही है। राज दरबार में सईदा तथा पाबोस परिपाटी का प्रचलन सल्तनत कालीन शासक बलबन के द्वारा शुरू किया गया था, एकदम सही है। आगे, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर के प्रथम शासक कृष्णदेव राय थे, गलत है। देखिए, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करें तो जो विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करें तो जो विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था। यहां के शासक हिंदू थे। शुरुआती वर्षों में यहां की सेना में सिर्फ हिंदू लोग थे, लेकिन विजयनगर साम्राज्य का संघर्ष हुआ बहमनी साम्राज्य से, और बहमनी साम्राज्य एक इस्लामी साम्राज्य था। तो विजयनगर साम्राज्य के शासकों को बहमनी साम्राज्य के शासकों से हार का सामना करना पड़ने लगा। तब विजयनगर साम्राज्य के शासकों के दिमाग में आया मुस्लिम सैनिकों को भी अपनी सेना में शामिल किया जाए। और फिर आगे चलकर विजयनगर साम्राज्य के प्रथम शासक देवराय प्रथम हुए। देवराय प्रथम ने अपनी सेना में मुस्लिमों को शामिल करने का काम किया, और फिर आगे चलकर विजयनगर साम्राज्य के अन्य शासकों ने भी अपनी सेना में मुस्लिमों को शामिल करने का काम किया। लेकिन अगर प्रथम शासक की हम बात करें तो प्रथम शासक देवराय प्रथम हुए, जिन्होंने अपनी सेना में मुसलमानों को शामिल करने का काम किया। तो ये गलत है, देवराय प्रथम हो जाएगा। आगे, शांति एवं भाईचारा स्थापना हेतु सुलह ए कुल की अवधारणा को सर्वप्रथम मुगल सम्राट अकबर ने अपनाया था। हाँ, एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम सही है। मतलब अकबर का क्या मानना था जानते हैं? अकबर का यह मानना था, भले अकबर मुस्लिम शासक था, लेकिन अकबर का यह मानना था कि हम सब लोग आपस में मिलजुल कर रहे, हम सब लोग आपस में मिलजुल कर रहे, सब आगे बढ़े। मतलब इस प्रकार की नीति जो है आपको अकबर की हुआ करती थी। तो वही सुलह ए कुल है, सही बात है। कौन सा सही है? 1 और 3, आंसर बी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य, मार्य मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य है तो ब्रिसल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? देखिए, ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक है, ये किस जाति से आते हैं इसको लेकर विवाद रहा है। कोई इसे क्षत्रिय कहता है, कोई इसे निम्न कुल का कहता है, ब्रिसल कहता है, कोई इसे ब्राह्मण कहता है। लेकिन अधिकतर साहित्यों में और अधिकतर विद्वानों की आप बात करेंगे तो अधिकतर विद्वान चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है, चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है, क्षत्रिय। लेकिन एक पुस्तक है, उसका नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस की अगर आप बात करेंगे तो मुद्रा राक्षस के रचयिता है विशाख दत्त। एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस, और मुद्रा राक्षस के रचयिता है विशाख दत्त। तो विशाख दत्त ने अपनी रचना मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल अर्थात निम्न कुल का कहा है। इसके अलावे अन्य अधिकतर साहित्य जो है, चाहे ब्राह्मण साहित्य हो, चाहे बौद्ध साहित्य हो, चाहे जैन साहित्य हो, हर प्रकार के साहित्य की अगर हम बात करें तो हर प्रकार के साहित्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बतलाता है। क्या बतलाता है? क्षत्रिय। तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस। कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है मतलब कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन सही नहीं है मतलब कौन सा कथन गलत है? गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत थी। हां, जिस काल में कालिदास जैसे संस्कृत के महान विद्वान हुआ करते थे, उस काल की भाषा निश्चित तौर पर संस्कृत रही होंगी। कालिदास गुप्तकालीन विद्वान ही थे। कालिदास की अगर हम बात करें तो कालिदास गुप्तकालीन विद्वान थे। कालिदास गुप्तकालीन विद्वान थे, समझ गए? तो गुप्तों की राजभाषा थी संस्कृत, सही बात है। पल्लवों की राजभाषा तमिल थी, नहीं।
पल्लवों की अगर हम बात करें तो पल्लवों की राजभाषा तमिल नहीं थी, बल्कि पल्लवों की राजभाषा भी थी संस्कृत। संस्कृत। राष्ट्रकूटों की राजभाषा कन्नड़ थी, राष्ट्रकूटों की। पल्लवों की राजभाषा भी संस्कृत ही थी। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी, हाँ, मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। मराठा राज की राजभाषा मराठी, हाँ। आंसर हो जाएगा बी। यही सही नहीं है, मतलब यही गलत है। निम्नांकित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं? देखिए, भारत है, भारत का ये पूर्वी तट है, सॉरी पश्चिमी तट है, सॉरी पश्चिमी तट है, सॉरी पश्चिमी तट है, और इधर है भारत का पूर्वी तट, इधर है भारत का पूर्वी तट। अगर आप पूर्वी तट की बात करेंगे तो पूर्वी तट पर पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह है, ओडिशा में पारादीप बंदरगाह है, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम बंदरगाह है, तमिलनाडु में एन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरिन बंदरगाह है, और पूर्वी तट पर ही पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। तो ये सभी बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर है। कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, एन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरिन और पोर्ट ब्लेयर, ये सब बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर है। वही भारत के पश्चिमी तट की हम बात करें तो भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात के कच्छ में कांडला बंदरगाह है, महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह है, महाराष्ट्र में ही नाहवा शोभा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, गोवा में मार्मुगांव बंदरगाह है, कर्नाटक में मंगलौर बंदरगाह है, केरल में कोची बंदरगाह है, केरल में कोची बंदरगाह है। ये सब पश्चिमी तट पर है, ये सब पश्चिमी तट पर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा, पूर्वी तट पर नहीं है, कांडला, कांडला ये भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में है, और जो कांडला बंदरगाह है कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में है, और यह एक ज्वारीय और प्राकृतिक बंदरगाह है, और इस कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प क्या है? गलत। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद, एकदम सही। अल हिलाल, अल बिलाग, इंडिया विंस फ्रीडम, ये सब मौलाना अबुल कलाम आजाद की रचना है। सोम प्रकाश ईश्वर चंद विद्यासागर, हाँ। सावित्री अरविंद घोष, हाँ। बांगे दरा सर सैयद अहमद खान, नहीं। बांगे दरा नामक रचना जो है सर सैयद अहमद खान की रचना नहीं है, बल्कि यह मोहम्मद इकबाल की रचना है। मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल की रचना है, समझ गए, मोहम्मद इकबाल की रचना है, ठीक है। तो यही सही सुमेलित नहीं है। देखिए, ये वही मोहम्मद इकबाल है, बड़ी ऐतिहासिक महत्व है इसका, बहुत ऐतिहासिक महत्व है इसका। एक तो पहला यह है इनकलाब, इन्हीं का नारा है, इनकलाब। इसके बाद जो है ये हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े समर्थक थे, और 1930 में मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने ही किया, और इन्होंने ही पहली बार दो राष्ट्र का सिद्धांत दिया। मतलब इन्होंने ही कहा दो राष्ट्र होना चाहिए, हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग, और यहीं से दो राष्ट्र का सिद्धांत को एक पुख्ता बल मिला, क्योंकि मोहम्मद इकबाल अपने समय के बड़े मुस्लिम नेता में काउंट किए जाते थे। जैसे एक है ना वो ओवैसी, हाँ, ओवैसी साहब है ना, अभी अपने समय के मुस्लिम नेताओं में बड़ा नाम उनका आता है, तो इनका भी नाम उस समय बड़े नेताओं में आता था, तो काफी महत्व था इनका, समझ गए। तो ये है। आगे 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? देखिए, ध्यान दीजिएगा। आप सब लोग जानते हैं 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 से हुई है, हाँ या ना?
10 मई 1857 से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई है। और कहां से हुई है? मेरठ से। और मेरठ से विद्रोही सिपाहियों ने विद्रोह की शुरुआत किया और विद्रोही सिपाही मेरठ से गए दिल्ली 11 मई 1857 को। और दिल्ली में लाल किला पहुंचे और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से मिले। और दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत 12 मई 1857 से हो गई। और दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व किया बहादुर शाह जफर ने और सैन्य नेतृत्व किया बख्त खान ने। मेरठ के बाद विद्रोह की शुरुआत दिल्ली में हुई और दिल्ली के बाद ही कानपुर में, अवध में, बिहार में, अन्य किसी भी क्षेत्र में हुआ। अगर कानपुर की बात करेंगे तो कानपुर में विद्रोह की शुरुआत जून 1857 में हुआ, अवध में भी जून 1857 में हुआ, झांसी में भी जून 1857 में हुआ और बिहार में भी जून 1857 में हुआ। सिर्फ दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत, मेरठ और दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत हुई है मई 1857। तो इन सभी में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो है सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, क्योंकि विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई और सैनिक लाल किला पर पहुंच गए 11 मई 1857। और सबसे पहले अगर विद्रोह को दबाने की बात की जाए तो सबसे पहले विद्रोह को दबाया भी कहां गया है? दिल्ली में। सितंबर 1857 में ही दिल्ली में विद्रोह को दबा दिया गया। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, निम्न में से किस स्थान पर सबसे पहले विद्रोह दबाया गया है? तो विद्रोह सबसे पहले दबाया गया है आपको दिल्ली में। कहां दबाया गया है? दिल्ली में। इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। कश्मीर का कौन शासक हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण बुत सिकन कहलाया? सुल्तान सिकंदर। कश्मीर के शासक सुल्तान सिकंदर हिंदू मंदिर और मूर्तियों को तोड़ने के कारण जो है बुत सिकन कहलाया। और देखिए, भारत में मंदिर और मूर्तियों को तोड़ने वाला प्रथम आक्रांता या आक्रमणकारी हुआ महमूद गजनबी। और उन्होंने भी बुत सिकन की उपाधि धारण किया था। जो भी भारत में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का काम किया, हिंदू मंदिरों को, मूर्तियों को तोड़ने का काम किया, वे सभी लोग बुत सिकन की उपाधि धारण किया था। महमूद गजनबी ने भी बुत सिकन की उपाधि धारण किया था। सुल्तान सिकंदर कश्मीर के शासक थे जो ऐसा काम किए, उन्होंने भी बुत सिकन की उपाधि धारण की। फिर एक बात, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? बड़ी परीक्षा का फेवरेट क्वेश्चन है। कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा इंक्लूडिंग बीपीएससी और बिहार एसआई तक, इंक्लूडिंग एसएससी, रेलवे, लगभग हर परीक्षा इस प्रश्न को पूछ चुका है। कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? तो कश्मीर का अकबर कहते हैं जैनुल आबदीन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आरंभ हो सकती है लोकसभा में, राज्यसभा में, राज्य विधानमंडल में। उपरोक्त में से कौन सा या से सही है? देखिए, आप याद कीजिए, लास्ट टेस्ट में संविधान संशोधन से संबंधित क्वेश्चन दिए हुए थे और काफी विस्तार पूर्वक हमने आपके साथ चर्चा किया था। आप इसका आंसर बताइए। 1 और 2 दोनों में से कोई ना हो। क्या संविधान संशोधन विधेयक को राज्य विधानमंडल में लाया जाता है? संविधान संशोधन विधेयक को या तो पहले लोकसभा में लाया जाएगा या संविधान संशोधन विधेयक को या तो पहले लोकसभा में लाया जाएगा या क्या संविधान संशोधन विधेयक को राज्य विधानमंडल में लाया जाएगा? हो नहीं ना लाया जाएगा तो 1 और 2 कोई भी ना हो सकता है। आगे कौन सा कथन सही है? पहला, राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सरकारें केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है परंतु उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। सही है, ये सही है, यही इसका उत्तर होगा। बाद बाकी गलत क्यों है इसको भी हम समझाते हैं। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषय पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 1 साल तक प्रभावी रहता है? नहीं। देखिए, आपातकाल के दौरान मतलब जब इमरजेंसी होता है, मतलब जब अनुच्छेद 352 देश में लागू होता है,
आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकता है। संसद को यह अधिकार देता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 250। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 250 संसद को यह अधिकार देता है कि संसद आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है और इस अवधि के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर बनाए गए कानून आपातकाल के समाप्त होने के अधिकतम 6 माह तक लागू रहता है। आपातकाल के समाप्त होने के अधिकतम 6 माह तक लागू रहता है, ना कि 1 साल तक। अधिकतम 6 माह तक लागू रहता है, ना कि 1 साल तक। तो इसी वजह से यह गलत है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र और राज्यों के बीच करों के संवैधानिक बंटवारा में संशोधन नहीं किया जा सकता। एकदम किया जा सकता है, निश्चित तौर पर किया जा सकता है। इस बात की चर्चा अनुच्छेद 354 को पढ़िएगा तो वहां पर इस बात की चर्चा आपको मिल जाएगा। एकदम किया जा सकता है और यह करने का अधिकार होता है भारत के राष्ट्रपति को। यह करने का अधिकार होता है भारत के राष्ट्रपति को। किया जा सकता है और यह करने का अधिकार होता है भारत के राष्ट्रपति को। आगे, राष्ट्रीय आपातकाल के समय नागरिकों को अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता। एकदम किया जाता है। जब अनुच्छेद 352 लागू होता है तो अनुच्छेद 358 अपने आप लागू हो जाता है और अनुच्छेद 358 के लागू होते ही अनुच्छेद 19 क्या हो जाता है? निलंबित। एकदम निलंबित हो जाता है। तो यहां पर कह रहा नहीं होता, गलत है। होता है, होता है, गलत है। ये समझ गए? तो बीसीडी गलत है, सही होगा ए। गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता बने रहने का मुख्य कारण है प्रतिवर्ष बाढ़ का आना। प्रतिवर्ष बाढ़ का आना और बाढ़ के पानी के द्वारा जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी को ई का हो गया। करो ठीक। हाँ। छोड़िए अब। फिर हो गया। क्या हो रहा है? ये तो धोखेबाज निकल रहा है बोर्ड।
ऑनलाइन वाले लोग ठहरिए थोड़ा, बोर्ड अपने आप बंद हो जा रहा है। हो गया जी, इस बार नहीं ना होगा। हो गया। आइए, गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता बने रहने का मुख्य कारण है। देखिए, गंगा के मैदान में मिट्टी के उर्वर मतलब उपजाऊ बने रहने का कारण है वार्षिक बाढ़। आप देखते होंगे गंगा नदी में प्रत्येक वर्ष पानी के जल स्तर में वृद्धि होती है, बाढ़ आती है। और गंगा में जब बाढ़ आता है ना, तो गंगा पुरानी नदियों को बहाकर लेकर चली जाती है और नई नदियों को पुरानी मिट्टी को बहाकर लेकर चली जाती है और नई मिट्टी को छोड़ते जाती है। तो यही वजह है कि गंगा का मैदानी भाग जो है आपको हमेशा उपजाऊ देखने को मिलता है। और गंगा के मैदान का विस्तार मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में है। और उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में गंगा के मैदानी भाग होने के कारण और उसके आसपास के भूमि के उर्वर होने के कारण ही इन राज्यों में जो है जनसंख्या आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव सुमेलित नहीं है। एक तरफ देश का नाम है और एक तरफ घास का मैदान। दक्षिण अफ्रीका वेल्ड सही, अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका घास का मैदान है। पंपास अर्जेंटीना सही है। पार्कलैंड ब्राजील कहां का है? ब्राजील के घास के मैदान को हम लोग कहते हैं कंपोस या कंपोज। वही पार्कलैंड की अगर हम लोग बात करें तो जो पार्कलैंड है यह ऑस्ट्रेलिया में भी ये घास का मैदान है और अफ्रीका में भी ये घास का मैदान है, लेकिन ब्राजील में नहीं है। लानोज वेनेजुएला सही है, आंसर हो जाएगा सी। पार्कलैंड ब्राजील के घास का मैदान नहीं है, बल्कि ब्राजील के घास के मैदान को हम लोग कहते हैं कंपोज। आंसर सी। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। पहला, उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता प्रजापति थे। सही है या गलत? देखिए ध्यान दीजिएगा, वैदिक काल को हम लोग दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल मतलब 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, और उत्तर वैदिक काल मतलब 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवी देवता इंद्र, अग्नि, मित्र, वरुण, नासत्य, इला देवी है। ये इला देवी है, उषा देवी है, अरण्यई देवी है। ये सब देवी देवता ऋग्वैदिक कालीन है। वही उत्तर वैदिक कालीन देवी देवता की बात करें, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी सरस्वती, देवी काली, देवी लक्ष्मी, ये सब जो है आपको उत्तर वैदिक कालीन देवी देवता है। उत्तर वैदिक कालीन देवी देवताओं में सबसे लोकप्रिय ब्रह्मा, और ब्रह्मा को ही हम लोग कहते हैं प्रजापति, या प्रजापति को ही हम लोग ब्रह्मा भी कहते हैं। वही ऋग्वैदिक कालीन सबसे लोकप्रिय देवता इंद्र। ऋग्वैदिक कालीन सबसे लोकप्रिय देवता कौन? इंद्र। ऋग्वैदिक कालीन सबसे लोकप्रिय देवता कौन? इंद्र। और उत्तर वैदिक कालीन सबसे लोकप्रिय देवता कौन? तो आपको प्रजापति अर्थात ब्रह्मा। सही है ये। गोत्र व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में प्रचलन में आई? नहीं। गोत्र व्यवस्था की अगर हम बात करें तो जो गोत्र व्यवस्था है यह उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई। कौन काल में? उत्तर वैदिक काल में जो है आपको यह प्रचलन में आई। देखिए, गोत्र का मतलब क्या होता है? पहले गोत्र का मतलब क्या होता था और आज गोत्र का मतलब क्या होता है, इसको आप समझिएगा। देखिए, पहले गोत्र का मतलब होता था वैसा स्थान जहां एक परिवार के लोग अपने सभी धन संपत्ति को इकट्ठा किया, उसका मतलब पहले गोत्र कहलाता था।
लेकिन आज के डेट में गोत्र का मतलब होता है एक मूल पुरुष का वंशज। आज के डेट में गोत्र का मतलब होता है एक मूल पुरुष का वंशज। और जो आपको गोत्र व्यवस्था है, इसकी उत्पत्ति ऋग्वेदिक काल में नहीं हुई है, बल्कि इसकी उत्पत्ति हुई है उत्तर वैदिक काल में। ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वाधिक प्राचीन शतपथ ब्राह्मण है। हाँ, ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वाधिक प्राचीन शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। और यह जो है यजुर्वेद के ऊपर लिखा गया ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। और जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सबसे प्रमाणिक और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे प्रमाणिक और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। सही है ये? कौन सा सही है? 1 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? देखिए ध्यान, तो मानचित्र ने लगा, ओ मैप हट गया। देखिए 180 डिग्री देशांतर रेखा है ना, हो 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही हम लोग कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और उसके सबसे नजदीक का जो जलडमरू मध्य है वह है आपको बेरिंग जलडमरू मध्य। कौन है? बेरिंग जलडमरू मध्य। और जो बेरिंग जलडमरू मध्य है वह अमेरिका को एशिया से अलग करता, अमेरिका को एशिया से अलग करता है। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे नजदीक वही है। आंसर हो जाएगा बेरिंग। मलक्का जलडमरू मध्य इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करता है और अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से आपस में जोड़ता है। फ्लोरिडा जलडमरू मध्य अमेरिका को क्यूबा से अलग करता है और मेक्सिको की खाड़ी को जो है अटलांटिक महासागर से आपस में जोड़ता है। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य अफ्रीका को यूरोप महादेश से अलग करता है और देश के संदर्भ में स्पेन को मोरक्को से अलग करता है और अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से आपस में जोड़ने का काम करता है। तो आंसर हो जाएगा बी, बेरिंग। अभी जो बोर्ड नहीं अथी हुआ था उसमें सारा मानचित्र डिलीट हो गया है, समझे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। सही है या गलत? आप सब लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वो वंदे मातरम ना। इसकी रचना किसने की है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। और यह गीत आनंद मठ से लिया गया, आनंद मठ नामक साहित्य से। कौन साहित्य से? आनंद मठ। और यह गीत पहली बार 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिस कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। सही है ये? राष्ट्रगान प्रथम बार कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन में गाया। हाँ, देखिए जो राष्ट्रगान है जनगण मन है, राष्ट्रगान जनगण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है और यह पहली बार 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर ने किया था। समझ गए? तो यह भी सही है। कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। यह घोषणा ब्रिटिश सरकार ने पहली बार अगस्त घोषणा 1917 में किया था। अगस्त घोषणा 1917 में किया था। और अगस्त घोषणा 1917 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह जो घोषणा की गई कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, इस घोषणा को लेकर ही पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन मुंबई में बुलाया गया। अगस्त घोषणा पर विचार विमर्श करने के लिए ही कांग्रेस का पहली बार विशेष अधिवेशन मुंबई में बुलाया गया। और उस अधिवेशन में कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं ने अगस्त घोषणा को नकार दिया, उदारवादियों ने एक्सेप्ट किया और कांग्रेस में फिर से विभाजन हो गया। और कांग्रेस का जो यह विभाजन था दूसरा विभाजन था। इससे पहले कांग्रेस का विभाजन 1907 में हो चुका था। समझ गए? और यही अगस्त घोषणा है। अगस्त घोषणा के कारण ही श्रीमती एनी बेसेंट अपने आप को होम रूल लीग आंदोलन से अलग करने का काम की थी। होम रूल लीग आंदोलन से अलग करने का काम की थी। क्रिप्स मिशन है, कैबिनेट मिशन है, सैमन कमीशन है। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत जो ब्रिटेन का साथ नहीं दे रहा था, भारत को ब्रिटेन
का साथ, भारत का साथ ब्रिटेन प्राप्त करने के लिए, गौर से सुनिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने ब्रिटेन का साथ दिया। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 के बीच हुआ है, उसमें भारत ने ब्रिटेन का साथ दिया। द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 1945 के बीच हुआ है, इस विश्व युद्ध में भारत ने ब्रिटेन का साथ नहीं दिया। भारत ने ब्रिटेन का साथ नहीं दिया। ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का साथ चाहता था। इसी वजह से क्रिप्स मिशन योजना को 1942 ईस्वी में भारत भेजा, और क्रिप्स मिशन योजना की असफलता की वजह से ही भारत में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है। कैबिनेट मिशन योजना का 1946 में भारत आगमन हुआ है, और इस आयोग के सिफारिश पर ही भारत में संविधान सभा का गठन हुआ है, जिस संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का निर्माण किया है। साइमन कमीशन 1919 ईस्वी में जो भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की जांच हेतु ही साइमन कमीशन आयोग का गठन 1927 में किया गया, और इसका भारत आगमन हुआ वर्ष 1928 में। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? देखिए, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज थे, और शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। मराठा साम्राज्य के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण पद था, एक था छत्रपति, दूसरा था पेशवा। छत्रपति मतलब राजा, पेशवा मतलब प्रधानमंत्री। जब शिवाजी का 1680 ईस्वी में निधन हो गया, तो शिवाजी के निधन होने के बाद शिवाजी का उत्तराधिकारी अर्थात दूसरा छत्रपति उनका बेटा संभाजी बना। उनका बेटा कौन बना? संभाजी। और संभाजी ने अपना पेशवा बनाया कवि कलश को, अर्थात दूसरा पेशवा बना आपको कवि कलश। तो संभाजी एवं कवि कलश। मुगल राजस्व प्रशासन की शब्दावली में जमी पाई मुदाह शब्द का क्या तात्पर्य है? इसका अर्थ है पैमाइश की हुई भूमि, मतलब वैसी भूमि जिसको माप लिया गया है, जिसका मेजरमेंट कर लिया गया है, जिसका मेजरमेंट कर लिया गया है, उसी को कहा गया है जमी पाई मुदा। सब नापी गई भूमि, हाँ ये भी कह सकते हैं। 1838 में स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन है? 1838 में स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन है जमींदारी एसोसिएशन, और इसकी स्थापना बंगाल प्रेसिडेंसी में 1838 में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। और इस संगठन का उद्देश्य क्या था जानते थे? इस संगठन का उद्देश्य था बंगाल के जमींदारों के हितों की रक्षा करना। बंगाल के जमींदारों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से ही जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया, जो कि भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन माना जाता है। लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए? अरे प्रस्तावक और अनुमोदक समझते हैं? जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होते हैं,